नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को सरसों में समसामयिक क्रियाएं, गेहूं की उन्नत प्रजातियां एवं धान में रोग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में सिंचित और बारानी दोनों ही क्षेत्रों में उगाई जाती है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपसे सरसों की उन्नत किस्मों की विस्तृत जानकारी साझा की थी। रबी मौसम में सरसों की फसल में किन किन समसामयिक क्रियाओं का ध्यान रखना है, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर एस राठौड़। राई सरसों के लिए उपयुक्त भूमियां हल्की दोमट मिट्टियां होती हैं, लेकिन इसकी खेती अगर देखा जाए तो हल्की दोमट मिट्टी से चिकनी दोमट मिट्टी में भी खेती की जाती है। सरसों की खेती मुख्य रूप से दो तरीके से की पद्धतियों में की जाती है। पहली पद्धति होती है जहाँ खरीफ के मौसम में किसान भाई नमी को संरक्षित करके सितंबर के माह तक, मध्य सितंबर आखिरी तक सरसों की बुआई कर देते हैं। और इसके साथ साथ के दो फसलीय पद्धतियों में जहाँ पर खरीफ के मौसम में हम कोई फसल लगाते हैं और उसके बाद सरसों लगाते हैं, तो वहाँ पर हम पलेवा करके खरीफ की फसल की कटाई के बाद पलेवा करके सरसों की बुआई करते हैं। खेत में नमी का स्तर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि सरसों का अंकुरण अच्छा होता है। तो इसके साथ साथ में इसके जो बीज दर की हम बात करें, करीब 4 से 5 किलो बीज पे हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। जैसे हम अगर लेट बुआई करते हैं नवंबर के महीने में, उसके बाद में क्षेत्रों में ऐसी जगह पर जहाँ पे मृदाएँ छारी या लबड़ी होती हैं, तो वहाँ पे 10 से 15% हमको अधिक बीज की मात्रा को इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। और सबसे बढ़िया तरीका बुवाई करने का होता है पंक्ति में बुवाई करें। पंक्ति में बुवाई देखा गया है 30 से 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर हम रखते हैं तो इसमें पौधों की संख्या बहुत उपयुक्त बनी रहती है। सावधानी रखने वाली बात यह है कि जब बुवाई के समय में जो उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीज के साथ मिलना नहीं चाहिए। अगर उर्वरक बीज के साथ मिल जाता है तो उससे सरसों का अंकुरण प्रभावित होता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सरसों के बीज की बुवाई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर, और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी में करीब 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए। और जब ये उर्वरक बीज के नीचे रहते हैं तो इनका अच्छा प्रभाव होता है। बाद में जब पौधा अंकुरित होता है उसके बाद में पोषक तत्व की उपलब्धता भी अच्छी प्रकार से बनी रहती है। ऐसी मृदाओं में जहाँ भूमिगत कीड़ों की समस्या है, वहाँ पर कुनोल फास की 15% करीब 25 किलोग्राम पाउडर को आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। और इसके बाद भी अगर भूमिगत कीड़े खेत में दिखाई पड़ते हैं तो मेलाथोन 50 EC जो होता है, इसको 600 लीटर पानी में मिला करके करीब 1 महीने के बाद हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कई तरह के इसमें फफूंदी वाली बीमारी भी लगती हैं, जिसमें कई तरह के से वैसे आपके सफ़ेद रोली हो गई या तना गलन का हो गया, तो उसके लिए बीज का उपचार भी किया जाता है। कुछ फंजीसाइड जैसे कि कार्बोनिजम हो गया, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज उपचारित करने से फायदा मिलता है। इसके साथ साथ में ट्राइकोडर्मा एक और जो फंगल फॉर्मुलेशन होता है, ट्राइकोडर्मा की करीब 10 ग्राम मात्रा को प्रति किलो बीज से जब उपचारित करते हैं तो ये भी कई तरह के जो मिट्टी में जो ऐसे रोग पैदा करने वाले जो फफूंदी होती है उसको इनहास करता है। इसके साथ साथ में कई जगह पर जहाँ सरसों लगाते हैं वहाँ मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज है उसके साथ साथ में हमको जो बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए अजोटोबैक्टर, इसकी करीब 50 ग्राम का जो पैकेट आता है वो 1 हेक्टेयर बीज के लिए पर्याप्त रहता है। बीज उपचारित नहीं कर पाते हैं तो हम इसको खेत में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अजोटोबैक्टर या PSB को करीब इसकी 2 किलो की मात्रा को 1 से 1.5 कुंटल सड़ी गोबर की खाद में मिला करके खेत में बखेर करके उसको खेत में मिला सकते हैं। इस प्रकार से जब इन बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अजोटोबैक्टर का प्रयोग करने से करीब 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। और साथ साथ में PSB से भी करीब फसल की 30 से 40% जो फास्फोरस की जो मांग होती है वो उसकी पूर्ति होती है। इसके साथ साथ में देखा गया है खरपतवारों से भी काफ़ी नुकसान होता है सरसों की फसल में। तो बुवाई के तुरंत बाद ऑक्जाडाइग्रेल करके 18%, इसकी करीब 90 ग्राम की मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका करीब 500 लीटर पानी मिला करके छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, रबी फसलों में गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर माह से आरंभ हो जाती है।
इसलिए किसानों को भूमि तैयार करने के साथ साथ अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों का चुनाव अवश्य करना चाहिए। जी बिल्कुल, पूसा संस्थान ने गेहूं की कई उन्नत किस्मों का विकास किया है जो किसानों के बीच काफी विख्यात भी हैं। पूसा संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव। हमारी दो किस्में पूसा की HDCSW 18 और HD 3226 जो बहुत ही उपयुक्त है, उनको आप अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में धान की फसल काटने के तुरंत बाद सीधे बुआई कर सकते हैं और अगर आप बाहर जुताई करके भी बोना चाहें तो भी बो सकते हैं। दोनों किस्में बहुत ही उपयुक्त है। एक ही ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आपको जब जल्दी बुआई करते हैं तो अक्टूबर के माह में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो नमी जल्दी सूख जाती है, तो कोशिश करें शाम के टाइम बुआई करें। ये जो हमारी दोनों किस्में HDCSW 18 और HD 3226 ये 60 मन प्रति एकड़ या 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ऊपर पैदावार दे जाती है अगर जो आप अक्टूबर के आखिरी के अंदर इनकी बुआई करें। हमारी दो अन्य किस्में हैं HI 1621, HD 3271। ये लेट सोन और वेरी लेट सोन कंडीशन, यानी जैसे पर्टिकुलरली जब शुगर केन की कटाई के बाद हम बुआई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक हमारी अन्य किस्म है जो HD 3249 है जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए रिकमेंड हुई है। ये भी हमारी बहुत ही उत्तम किस्म है। हमारे परीक्षण के दौरान हमने पाया कि ये HD 2967, HD 3086 और दूसरी अन्य किस्मों से अधिक पैदावार दी है इस किस्म में। तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म को जरूर अपनाएं, HD 3249 NEP खासकर बिहार और यूपी में। और एक अन्य चीज जिसको आप उपयोग में लाके अपनी गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जब गेहूं की बाली निकल चुकी हो तब उस दौरान बाली निकलने के बाद जब दाना बनना शुरू होता है उस टाइम NPK का स्प्रे जरूर करें जिसके अंदर तीनों तत्व प्रेजेंट हो, उनका स्प्रे करें तो दानों के अंदर दानों की मोटाई भी बढ़ती है और उनमें चमक भी आ जाती है। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर ही आप धान की खेती कर रहे होंगे। देश भर से कई किसानों ने इस समय धान में रोग की समस्या के बारे में हमें अवगत कराया है, जिसके प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर के मंडल। जो मुख्य बीमारियां हैं वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो पत्ते में झुलसा रोग के नाम पे परिचित है। किसान भाइयों, मेरा हाथ पे ये जो बैक्टीरियल झुलसा रोग है, जो बीमारी है, इसकी जो लक्षण है आप देखिए। शुरुआत में इस टाइप का दिखते हैं, इसमें ऊपर से सूख जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखा हुआ पोर्शन नीचे नीचे फैलते हैं और उसके बाद सारे पत्ते ऐसे सूख जाते हैं। इस बीमारियों को पहचानने के लिए और एक छोटा सा टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। मेरा हाथ पे 2 कल्चर टेस्ट ट्यूब है और इसमें विशुद्ध पानी है और इसमें हमने जो बीमारी वाला पत्ते हैं उसको तोड़ के हम इसमें डुबाएंगे। जैसे मैंने इसका कांटा अंत पानी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद इस कांटा अंत से आप दिखेंगे जो धुआं जैसे चीज़ें निकलते रहेगा और ये कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट के बाद ये पानी का जो कलर है वो धुंधला हो जाएगा और इससे आपका सही पहचान है जो ये बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और जीवाणु झुलसा रोग द्वारा संक्रमित है। उसके रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ेगा और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एक एंटीबायोटिक आते हैं, जीवाणुनाशक आते हैं, उस एंटीबायोटिक को 6 ग्राम का पाउच मिलता है और 6 ग्राम का पाउच 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये 2 स्प्रे का जो अंतर है वो 10 से 15 दिन होना चाहिए। जो शीत झुलसा रोग है उसका क्या लक्षण है, जो पानी है, पानी का स्तर है, तना और पानी का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर से इस टाइप का धब्बे शीत में दिखते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं। इसको रोकथाम के लिए टेबुकोनाजल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% मिला के और उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिश्रण करके उसको स्प्रे करना पड़ेगा 1 से 2 बार 10 से 15 दिन के अंदर। ये मेरा हाथ पे जो बलियां हैं इसमें बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट जो जीवाणु झुलसा रोग
पैनिकल में जो होते हैं, ये ज़्यादातर ये आप देखिए इसमें कैसे धब्बे, ब्राउन कलर की धब्बे दाने में होते हैं। और ये तो शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे दाना बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा, जैसे ये मेरा हाथ पे है। और कभी कभी इसमें जो दाना भी पुष्ट नहीं होते, इसका अंदर जो मिल्क होते हैं वो नहीं होता, इसीलिए ग्रेन जो है चफी हो जाते हैं। बालिया निकालने से पहले ही एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल में, पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। और एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एंटीबायोटिक आते हैं, उसका 6 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन बालिया निकालने के बाद एक कॉम्बिनेशन फंगिसाइड है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, ये इसका मिश्रण मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे लीफ ब्लास्ट बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जिसका 3 दशा है, एक तो जो पत्ते में होते हैं उसको लीफ ब्लास्ट बोलते हैं, और उसमें जो धब्बे होते हैं बादामी कलर का, ब्राउन कलर का, वो धब्बे का अंदर जो है उसमें ग्रे कलर का होते हैं और हल्का बादामी कलर होते हैं, हल्का ब्राउन कलर होते हैं, और चारों तरफ डार्क ब्राउन कलर की उसमें मार्जिन होते हैं। उसके बाद एक तना में होते हैं। तना में पर्टिकुलरली तना में जो नोडल पोर्शन है उसी टाइप का लंबा सा जो ब्राउन कलर का लेशन धब्बे दिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो बालिया निकालने के बाद बालिया का जो नेक है, जो गर्दन है, उसमें भी उस टाइप का धब्बे होते हैं, उससे वो बालिया बिल्कुल गिर जाते हैं, और उसके लिए इसका नाम है गर्दन तोड़ बीमारी है। इसको रोकथाम के लिए ट्राइसाइक्लोजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करना पड़ेगा। और एक मिश्रण मिलता है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और 25%, इसका जो घोल मिला के उसको भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे करना पड़ेगा। किसान भाइयों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटिक में उन्नत बीज उपलब्ध है। किसान भाई पूसा संस्थान में आकर कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटिक से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। मध्य प्रदेश से कई किसानों ने भिंडी के पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैराथीन की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। फतेहाबाद हरियाणा से अशोक धाकड़ जी ने धान में गहरे भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्लास्ट नामक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु ट्राइसाइक्लोजोल की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 7 दिन पश्चात नेटिवो की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मवाना उत्तर प्रदेश से अंकित सिंह जी ने धान के दानों में पीले रंग के पाउडर बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फाल स्मट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर हाइड्रोक्साइड की 400 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा नेटिवो की 200 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर से दिधोया राम जी ने मिर्च में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन या स्पाइनोसाइड की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 अक्टूबर को असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप में तथा 3 से 5 अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 3 से 5 अक्टूबर के दौरान कोमोरिन क्षेत्र और मन्नार की खाड़ी के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों से उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 6 से 8 अक्टूबर के दौरान पूर्व, मध्य, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, द्वीपों, पश्चिमी तटों, पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों बहनों,
एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।